दिल्ली की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात अंधेरी रात में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था। इसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और आंखें आंसुओं से भीगी जाती हैं। एक चलती बस में 23 साल की मासूम सी लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हम निर्भया केस की बात कर रहे हैं। संभव है कि आपने भी अब तक निर्भया केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, लेकिन हम आपको इस केस की कुछ ऐसी बारीकियां बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि निर्भया का जिंदा छोड़ा गया दरिंदा आज कहाँ है और आखिर किस हालत में है। हम आपको निर्भया के एकमात्र जिंदा बच्चे नाबालिग दरिंदे को सिलाई मशीन देने के पीछे और 10,000 रुपये की पूरी कहानी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। हमारा मकसद केवल व्यूज़ और लाइक हासिल करना नहीं, बल्कि आपको सही और निष्पक्ष जानकारी देना है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की निर्भया का जन्म 1990 में दिल्ली में हुआ था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और परिवार की इकलौती बेटी थी। निर्भया के माता पिता ने अपनी बेटियों में बिना कोई भेदभाव किए निर्भया को भी अच्छी शिक्षा दी थी और निर्भया को भी बराबरी का मौका दिया गया था। निर्भया बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थी और वो हमेशा अपने परिवार वालों की उम्मीद पर खरे उतरते हुए आगे बढ़ना जारी रखती है। आगे की पढ़ाई करते हुए वो मेडिकल फील्ड में आने का फैसला करती है और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेते हुए काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ फिजियोथेरेपी की डिग्री भी हासिल कर लेती है। जब ये घटना घटी थी तब निर्भया फिजियोथेरेपी की ही इंटर्नशिप कर रही थी। बात 16 दिसंबर 2012 की है। छुट्टी का दिन होने की वजह से निर्भया अपने एक दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाती है। अविंद्र प्रताप पांडे पीछे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन दोनों सिनेमा घरों में आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी। फिल्म की काफ़ी चर्चा थी, इसीलिए निर्भया अपने दोस्त के साथ तलाश फिल्म देखने का प्लान बनाती है और ये दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए PVR सेलेक्ट सिटी ऑफ सटेक चले जाते हैं। जब ये लोग सिनेमा हॉल तक आते हैं तो वो काफ़ी भीड़ होती है और इन्हें फिल्म का टिकट नहीं मिल पाता है। इसीलिए दोनों तलाश फिल्म देखने के बजाय लाइफ ऑफ पी नाम की फिल्म देखने का फैसला करते हैं और इवनिंग शो में लाइफ ऑफ ये फिल्म देखने के बाद निर्भया और पांडे अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार करने लगता है। वैसे तो रात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, फिर भी ठंड ज़्यादा होने की वजह से ऑटो बहुत कम चल रहे थे और बजाय मुँह मांगी कीमत पर जाने की बात कर रहे थे। कुछ डर की ज़रूरत की बात, एक ऑटो वाला मिलता है तो इन्हें देखकर चलने को तैयार हो जाता है, मगर वो इतने दोनों को मुनिरिका बस स्टैंड तक लाने की ही राजी होता है और ये दोनों सोचते हैं कि मुनिरिका से बस लेकर द्वारिका तक चले जाएंगे। इसीलिए दोनों ऑटो से चलकर मुनिरिका बस स्टैंड तक जाते हैं और मुनिरिका बस स्टैंड आने के बाद ये दोनों थोड़ी देर इंतज़ार करते रहते हैं, मगर इन्हें अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सही सवारी नहीं मिलती है। हालांकि जब रात के लगभग 9:30 बज रहे होते हैं तभी एक सफ़ेद कलर की काली शीशे वाली बस वहां से गुजरती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाते हुए इन लोगों से पूछता है कि कहाँ जाना है जनाब।
निर्भया का दोस्त कहता है, द्वारिका बस वाला कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं। इसके बाद निर्भया और अपने दोस्त के साथ इसी बस में बैठ जाती है और जब निर्भया और उसके दोस्त के अंदर 3 और सवारी है, इसीलिए ये दोनों भी निश्चित होकर बस में बैठ जाते हैं। जब बस के अंदर मौजूद एक लड़का इन दोनों से मुनिरिका से द्वारे तक जाने के लिए कारक के तौर से 10-10 रुपये भी ले लेते हैं। हालांकि जब ये दोनों टिकट मांगते हैं तो वो बदतमीजी करने लगता है और बस वालों को दोबारा टिकट न देने उन दोनों को कोई बात नहीं मानी थी, इसीलिए दोनों खामोश होकर बस के अंदर ही बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करने लगता है। मगर किसे मालूम था कि उनका इंतजार बस इंतजार बनकर ही रह जाएगा। कुछ डर तो बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की रहती है, मगर थोड़ी देर के बाद ड्राइवर बस को निर्धारित रूप से हटाकर दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है और इस बात का अंदाजा होते ही निर्भया का दोस्त तुरंत बस के अंदर मौजूद लोगों को इस पर सवाल करना शुरू कर देता है। इस सवाल का सही ढंग से जवाब देने के बजाय बस का दूसरा स्टाफ निर्भया के दोस्त के साथ ही बदतमीजी करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम दोनों आखिर कौन हो और इतनी रात में अकेले क्या कर रहे थे। तब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर गए थे। तब इन दोनों लोगों ने देखा था कि 3 बस स्टॉप के अलावा 3 लोग पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे और उन्हें लगता था कि वो तीनों पैसेंजर ही है, मगर थोड़ी देर के बाद साफ हो जाता है कि वो तीनों पैसेंजर नहीं बल्कि बस स्टॉप को ही साथी है। अब ये सभी 6 लोग मिलकर निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे उस्काना शुरू कर देता है। जब निर्भया का दोस्त जवाब देने लगता है तो इस पर बस के अंदर मौजूद भी सभी लोग उसके साथ हाथापाई करने लगता है और उसे मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो निर्भया के दोस्त को लात घूंसों से मारते हैं और फिर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी सी लोहे की रड निकालता है और उसके सर पर। इस कारण निर्भया का दोस्त वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। निर्भया के दोस्तों को मारने पीटने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि वो लड़का बेहोश हो जाता है तो सभी निर्भया को खींचते हुए बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं। अब यहाँ से जो भी निर्भया के साथ होते हैं उसे हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। बस चलती रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी अंजाम दी जाती रहती है। इस सिलसिला को 2-2.5 घंटे तक चलता रहता है और इस दौरान बस के बगल से कई बार पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है। बस खुद भी कई थानों के बगल से गुजरती है, मगर कोई भी इस बस को रोकना नहीं है और बारी बारी से बस के अंदर मौजूद रहते हैं, क्योंकि निर्भया का दोस्त सर पर लोहे की रड की वार की वजह से बेहोश हो गया था, इसीलिए वो निर्भया की मदद करने की स्थिति में नहीं था। 6 लोगों के साथ लड़ना अकेले निर्भया के लिए संभव नहीं था। फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत लगाते हुए उन दरिंदों के साथ लड़ती है और बाद में वो कुलसी के मुताबिक 3 में से 6 दरिंदों पर वो कई बार वार भी करती है, क्योंकि वो कैद कर बचाने भी कोशिश करती है, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता है। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंककर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं। मगर उससे पहले ये लोग मिलकर जो करते हैं कि निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए, इसीलिए एक बार फिर से निर्भया के दोस्त के सर पे दोबारा लोहे की रड से वार किया जाता है और फिर दोनों को चलती बस से ही फेंक दिया जाता है। बस में फेंकने से पहले इन दोनों के कपड़े उतार लेते हैं और इनके पास मौजूद मोबाइल समेत दूसरी सभी तमाम चीज़ें ले लेते हैं। अभी रात के लगभग 11 बज रहे थे और बस के अंदर मौजूद दरिंदों ने निर्भया के दोस्त की जान लेने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो उसकी जान नहीं ले पाते हैं। इस कारण बस से फेंक जाने के बाद निर्भया का वही दोस्त होश में आने के बाद लोगों से मदद की
गुहार करने लगता है, मगर काफ़ी लोग उसे नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। हालांकि एक अनजान व्यक्ति इन दोनों को बुरी हालत में देखकर पुलिस को फ़ोन करता है और थोड़ी देर के बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत दोनों को सफरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। और निर्भया के साथ कितनी बर्बरता की गई थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्भया की आज बाहर निकल चुकी थी, बेटा आशा ब्लीडिंग हो रही थी, पूरा शरीर चूर चूर हो चुका था और उसके शरीर के अंदर लोहे की रड डाली गई थी। निर्भया की स्थिति को देखते हुए तत्काल ही इलाज शुरू कर दिया गया था। हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ही घंटे बाद निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया के जारी देश दुनिया में भी फैलना शुरू हो जाती है। और जब लोग निर्भया के साथ हुई बर्बरता की कहानी सुनाते हैं तो लोग गुस्से से भर जाते हैं और लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगता है और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेते हैं और देश भर में निर्भया के साथ समर्थन में प्रदर्शन शुरू होने लगते हैं। लोग देश भर में निर्भया के लिए दुआ करना भी शुरू कर देते हैं, मगर निर्भया की हालत अस्पताल में दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। यह तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 के बीच में निर्भया की एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती है और लाख कोशिशों के बावजूद निर्भया की स्थिति बिगड़ती ही चली जाती है। और इस कारण 21 दिसंबर को भारत सरकार की और देश की टॉप मोस्ट डॉक्टर की एक कमेटी बनाई जाती है और सरकारी खर्च पर निर्भया को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए कहा जाता है। इसके बावजूद निर्भया की स्थिति नहीं समझती है, बल्कि उसके शरीर का तापमान बढ़कर 102 से 103 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ तक कि इन्फेक्शन की भी बुरी तरीके से बाढ़ आ जाती है। और इधर सड़कों पर भी लोगों का हम निर्भया के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था, तो उधर डॉक्टर जी का जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्थिति बिगड़ी ही जा रही थी। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर को एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें फैसला किया जाता है कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट अंग ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में भेजा जाए। इसी के बाद निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में और लिफ्ट करके भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां तक उसका इलाज शुरू हो जाता है। मगर यहां आते ही निर्भया की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है और 29 दिसंबर को स्थानीय समय अनुसार सुबह के 4:45 पर निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। और निर्भया की मौत के बाद उसके वो जो वापस दिल्ली लाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और निर्भया के दोस्त को कुछ दिनों के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर लिया जाता है। इधर निर्भया का इलाज चल रहा था और उधर ग्राउंड लेवल पर दिल्ली पुलिस काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। इसी घटना की रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने कई सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी की जारी दिल्ली पुलिस बस की ही थी पहचान से उस बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और फिर राम सिंह के बयान के आधार पर एक एक करके 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। 6 अपराधियों में 30 साल का राम सिंह, 26 साल का मुकेश सिंह जो राजस्थान का रहने वाला था और इसके पुलिस ने 20 साल के
विनय शर्मा को भी गिरफ्तार किया जाता है, जो एक असिस्टेंट जिम स्टैंगर था। इसके अलावा 19 साल के पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया जाता है, जो एक फल बेचने वाला था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और से हुई थी, जबकि छठे अपराधी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया था। शुरू में इस अपराधी का नाम पब्लिक में नहीं बताया गया था, क्योंकि वो गिरफ्तारी के समय 17 साल और कुछ महीने का था और कानूनी किताब से वो एक नाबालिग था, इसीलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। हालांकि बाद में खुलासा होता है कि इस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था और अफरोज को आनंद विहार ट्रिब्यूनल से गिरफ्तार किया गया था। और इसके अलावा पुलिस ने अक्षय ठाकुर नाम के 28 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया था, जो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। और ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और इन लोगों कुछ ही पहले दोस्ती हुई थी और घटना वाली रात ये लोग पार्टी करने के मूड में ही घर से निकले थे और ये सभी मिलकर बहुत सारी शराब और खाने पीने की चीज़ें बस में भर लेते हैं और शिकार की तलाश में बस लेकर निकल जाते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि निर्भया को अपना शिकार बनाने से पहले इन लोगों ने बस के अंदर एक 35 साल के रमाधीर सिंह नाम के एक कंफर्टर को पैसेंजर बनाकर पहले बस में बैठाया और फिर उससे पैसे और मोबाइल लूटकर उतार दिया। रामधारी सिंह इसकी जानकारी पास से गुजर रहे थे, पुलिस वालों को भी देते हैं, मगर वो पुलिस वाले रामधारी सिंह की बटन को नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद उस समय पुलिस वाले रामधारी सिंह के कंप्लेन को सीरियसली ले लेते तो इतना बड़ा हादसा होने से रुक सकता था, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उसकी एक आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है और फिर निर्भया का दोस्त उन सभी 6 अपराधियों को पहचान कर लेते हैं। फिर इन लोगों का मामला दर्ज कराते हुए आगे की कार्यवाही शुरू की जाती है। मामले की सनसनी चल ही रही थी कि 11 मार्च 2013 को निर्भया के कैसे प्रमुख आरोपियों से एक राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेते हैं और इसके अलावा 1 दिसंबर 2013 को इसे नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा मात्र 3 साल की सजा के तौर पे सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि बच्चे कर अपराधियों पर बलात्कार और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला चला और फाइनली 13 दिसंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन सभी चारों को मौत की सजा सुना दी जाती है और ये सभी अपराधी मौत की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भी निकली अदालत के फैसला को सही ठहराते हुए उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये सभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसके बावजूद ये अपराधी आगे एक के बाद एक सभी विकल्प का इस्तेमाल करते हुए बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट द्वारा भी इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है और फाइनली सभी कानूनी दरवाजे बैन होने के बाद चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है और मेडिकल टीम द्वारा 6 बजे सभी को मृत घोषित कर दिया जाता है। निर्भया के अपराधियों को फांसी की सजा हो गई थी, जबकि एक ने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। फिर एक का क्या हुआ, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इससे एक आरोपी इस अपराध को अंजाम देते समय नाबालिग था, इस कारण उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नाबालिग अपराधी का नाम मोहम्मद अफरोज था। 3 साल की सजा पूरी होने के बाद अफरोज को सुधार गृह से निकालकर बेहद ही गुपचुप तरीके से नई जगह पर भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफरोज को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए 10,000 और एक सिलाई मशीन भी दी जाती है, ताकि वो बतौर टेलर का काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। फिलहाल अफरोज कहाँ रहता है, इस
बात की जानकारी अधिकारी तौर पे किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक अपराधी की सुरक्षा करना भी कानूनन को ही जिम्मेवार है। इस पर क्या ही कहा जाए। एक दावा ये भी किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से अफरोज को 10,000 और सिलाई मशीन दी थी, जबकि इसके पीछे की सच्चाई भी जानना जरूरी है। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2014 के मुताबिक जब भी कोई नाबालिग अपराधी अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है तो उसके पूर्वाभास की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, और ये कानून के सरकार द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ तक कि जब एनडीए सरकार के दौरान इस कानून में संशोधन किया गया तब भी इस प्रावधान को हटाया नहीं गया, और इस कारण ही निर्भया चाटे एकमात्र जिंदा बचे अपराधी को पूर्ववास के लिए आर्थिक मदद और कठिन तौर कोई राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको सही जानकारी दे रहे हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि कथित तौर पे निर्भया के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म इसी नाबालिग अपराधी ने किया था और इसे ही छोड़ दिया गया। एक और बात आप भी शायद जानते होंगे, दुनिया इस केस को निर्भया के नाम से जानती है और कई महीने तक किसी निर्भया का असली नाम मालूम नहीं था। इसी वजह से ये थी निर्भया। भारतीय कानून के हिसाब से बलात्कार पीड़िता की औल पहचान जाहिर करना गैर कानूनी के कारण इस लड़की को तब मीडिया ने निर्भया और दामिनी जैसे नाम दिए थे। मगर कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर विक्टिम के माता पिता या परिवार वाले चाहे तो अपनी इच्छा से उसकी पहचान जाहिर कर सकते हैं। इसे कानून का हवाला देते हुए निर्भया के परिवार वाले ने मीडिया में बयान दिया कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उसकी पहचान सिवानी पड़े, बल्कि हमारी बेटी ने जो भी बहादुरी से दरिंदगी से मुकाबला किए उस पर तो हमें गर्व है। फिर निर्भया के पिता ने मीडिया से आगे बात करते हुए अपनी बेटी का अल नाम बताया था। हमारी इस कहानी की निर्भया का अल नाम ज्योति सिंह है, और इस कामना के साथ ही ज्योति की आत्मा को शांति मिले इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आपके अनुसार देश में बलात्कार मामलों को कम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें ताकि जानकारी दूसरों लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर कीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो जानकारी तुरंत आपको मिलती रही। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।